नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 12th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो क्या परिणाम देता है। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के किसी और भाव में जाके बैठता है तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये 12th हाउस हमारी कुंडली में बताता क्या है। तो ये 12th हाउस हमारी कुंडली का मोक्ष का घर है, मुक्ति का घर है। पर ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को मोक्ष मिल जाएगा, हर किसी को मुक्ति मिल जाएगी, हर कोई अपने कर्मों को पूरा कर लेगा। तो ये प्लैनेट ना पिछले जन्मों के कुछ ऐसे पाप कर्म भी होता है ना, जिनको निकाल कर उन्हें पूरा करवाता है। तो अगर कुंडली के 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है और वो ग्रह कुंडली के किस भाव से संबंधित है, उस भाव से रिलेटेड इवेंट्स को भी दिखाता है। अगर वो 4th हाउस से रिलेटेड है तो वो घर से रिलेटेड इवेंट्स को बाहर लेके आता है। तो इसीलिए ना इसको दुखों का घर भी कहते हैं, क्योंकि ये उस भाव से रिलेटेड दुख आपके जीवन में लेके आता है, क्योंकि वो चाहता है कि अब इन दुखों को ना आप झेल के ख़त्म करें। तो अगर हम 12th हाउस को ना अपने शास्त्रों के हिसाब से समझे तो आपने देखा होगा ना कि मोस्टली 2-3 चीज़ें तो ना पक्का लिखी होती हैं। एक लिखी होती है कि ये जेल योग बनाता है, दूसरा है विदेश में निवास करवाता है, तीसरा है मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, आश्रमों में लेके जाता है, आइसोलेशन देता है, और ये अध्यात्म का भी कारक है। तो यहाँ पे अध्यात्म समझ आता है, यहाँ पे मेंटल टेंशन समझ आती है। पर ये जेल योग क्या होता है? तो 12th हाउस का जेल योग जो मुझे समझ आया और मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस में, वो ये होता है कि जिसकी भी ये महादशा और दशा शुरू होती है ना, वो अपने ही माइंड के जेल में ट्रैप हो जाता है, वो अपनी ही विचारों में ट्रैप हो जाता है, वो अपनी ही बॉडी में, अपने ही शरीर में ना उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो फंस गया है, उससे निकलने का उसे ना कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये सबसे बड़ा जेल है, जिसमें आपका मन जो है ना वो आप ही के बॉडी के खिलाफ हो गया है और आप ही के अंदर वो ट्रैप हो गया, तो एक घुटन की फीलिंग देता है। तो इसे जेल योग कहते हैं। अब आश्रम से क्या मतलब है? आश्रम से मतलब है आइसोलेशन। आप चाहें ना चाहें, ये आपको ना दुनिया से आइसोलेट कर देता है। आप हो सकता है कि बहुत हैपनिंग जगहों में जाते हो, आपके बहुत सारे दोस्त हो, पर जैसे ही इसकी दशा या महादशा या अंतर्दशा शुरू होती है, आपके बहुत सारे रिलेशंस ना आपसे दूर होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों से आप दूर हो जाते हैं, उनकी सच्चाई आपको सामने दिखाई देने लगती है। तो इसीलिए भी ना इसको आइसोलेशन का घर यानी आश्रम से रिलेट किया गया है। मेंटल हेल्थ ये क्यों ख़राब करता है? अब इतने सारे इवेंट्स अगर आपके साथ हो रहे हैं कि आप अगर अपने ही आप में फंस गए हैं, अपनी ही बॉडी में ट्रैप फील कर रहे हैं, जेल में हैं, आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं, जिनके साथ आपने अपना जीवन गुजारा वो दूर हो रहे हैं, तो आपको मेंटल टेंशन होना बिल्कुल लाज़मी है। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन देता है। और मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था कि क्यों एस्ट्रोलॉजर हमेशा ख़राब चीज़ें ही बताते हैं, अच्छा इवेंट क्यों नहीं बताते? तो इसके पीछे ना एक लॉजिक है। पहली बात तो 12th हाउस में अच्छा इवेंट जो होता है ना, वो सिर्फ़ मैंने जो देखा है, या तो आप जहाँ आप पैदा हुए हैं उससे दूर चले जाइए, किसी भी देश में जाके रहने लग जाइए, तब आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया इवेंट तो स्पिरिचुअलिटी है, परमात्मा की तरफ मुड़ना है। पर हम लोग मटेरियलिस्टिक है ना, तो हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती, हमें लगता है कि ये सब कुछ खराब ही बता रहे हैं। तो इसीलिए ना इस हाउस में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप ना ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए आप 12th हाउस को देख रहे हैं। तो इसीलिए शुगर कोटिंग करके किसी चीज़ को बताना, ये हो सकता है कि आप जो नॉलेज है ना उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, नॉलेज को घुमा रहे हैं। तो जो सच्चाई है वो यही है कि ये घर ना आपको मेंटल टेंशन देता ही है, चाहे आप कितने बड़े अमीर हो जाएं।
चाहे आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो, प्रॉपर्टी की कोई कमी ना हो, फिर भी आपके अंदर ना शांति नहीं होगी। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ दिखाई देंगे। मेंटल टेंशन किसी ना किसी वजह से ना कंटिन्यूस आती रहेगी। तो यहाँ पे एक तरफ मैं टॉफ़ी दे दूँ या एक तरफ मैं कुछ शुगर कैंडी दे दूँ और दूसरी तरफ मैं नीम दे दूँ, तो आप क्या प्रेफ़र करोगे? नीम आपको ज़्यादा अच्छी तरह ठीक करेगा। शुगर कैंडी थोड़े समय के लिए आपको अच्छा करेगी पर बाद में बीमार कर देगी। इसीलिए ना स्पेशली ये 12th हाउस थोड़ी कड़वाहट देता ज़रूर है, क्योंकि ये नीम है और नीम ही आपको सही करता है। तो ये तो बात हुई कि ये 12th हाउस ना क्या रिज़ल्ट देता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉज़िटिव हो। तो चलिए बात करते हैं कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो वो क्या बताता है। 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अपने से दूसरे में है और आपके कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो पहले घर में है। तो ऐसे लोगों का जो खर्चा होता है ना, या ऐसे लोगों का जो तनाव होता है, वो अपने से रिलेटेड ज़्यादा होता है, अपनी बॉडी से रिलेटेड ज़्यादा होता है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ उतनी अच्छी ना रहती हो, थोड़े वीक इम्यूनिटी के ये लोग हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और अगर ये लोग बाहर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो इनको फॉरेन करेंसी और फॉरेन लैंड से भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पर अगर ये लॉर्ड वीक है या किसी मैलेफिक के साथ बैठा है या किसी मैलेफिक कोई मैलेफिक उसके ऊपर देख रहा है, उसके ऊपर दृष्टि कर रहा है, तब यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता ना बहुत ज़्यादा मिज़री वाली होती है। तो अगर 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठता है तो ये अपने से तीसरे में आ जाता है और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पे इनके पैसे का जो व्यय होता है या इनके एनर्जी का व्यय होता है वो इनके परिवार वालों से रिलेटेड होता है। सबकॉन्शियसली ये लोग पूरा वक्त या तो पैसे की चिंता करते रहते हैं, पैसे को बचाने की चिंता करते रहते हैं, या इनके अंदर ना अपने परिवार से लेके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनके कारण ना ये हमेशा परेशान ही रहते हैं। मैं सबकॉन्शियसली कह रही हूँ, मतलब वो चाहें या ना चाहें, वो चीज़ें इनके दिमाग में ना घूमती रहती हैं। अगर ये प्लैनेट उनके लिए बेनिफिक है या बेनिफिक प्लैनेट के साथ ये बैठा हुआ है, तब यहाँ पे ये हो सकता है कि इन लोगों को ना पैसे की स्टेबिलिटी होती है, परिवार में स्टेबिलिटी होती है। नहीं तो जनरली अगर ये मेलेफिक इफ़ेक्ट दिखा रहा होगा तो जनरली ऐसे लोगों के पास ना पैसे से लेके दिक्कत रहती है, परिवार में हार्मनी नहीं होती। इनको आई साइट की रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, वीक आई साइट हो सकती है। पर यहीं पे अगर ये लॉर्ड बेनिफिक बैठा है तो ये लोग ना बहुत अच्छी तरह टैक्टफुली ना लोगों से बातें कर सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया है थर्ड हाउस में, अपने से फोर्थ हाउस में, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये थर्ड हाउस है। तो जनरली देखा गया है कि ये लोग ना बहुत शांत किस्म के होते हैं, दबे हुए बच्चे नहीं होते जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ये उस तरह के होते हैं। ये भी देखा गया है कि इनकी लाइफ में ना इनके छोटे बहन भाइयों से लेके कोई इवेंट ज़रूर हुआ होता है, या इनका पैसा कह लीजिए, इनकी ऊर्जा कह लीजिए, अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड इश्यूज़ में ना ज़्यादा खर्च हो जाती है। अगर ये प्लैनेट बेनिफिक इफ़ेक्ट में है तब तो ये लोग अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू इनकम कमा सकते हैं, और फ़ॉरेन से इनको अच्छी इनकम या मतलब फ़ॉरेन में आना जाना लगा रहे तो उसमें ये अच्छी इनकम कर सकते हैं। पर अगर ये मेलेफिक के इफ़ेक्ट में है, मेलेफिक से दृष्ट है, एस्पेक्टेड है, तो जनरली क्या होता है कि इन लोगों के अंदर ना एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। इन्हें लगता है कि शायद मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ, मैं वहाँ पे ठीक हूँ। तो बेसिकली वो पूरा वक्त अपनी आप को जहाँ रह रहे हैं उससे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें ये कह लीजिए कि ट्रैवलिंग से एक आराम मिलता है। उन्हें लगता है कि मैं थोड़ी देर बाहर ड्राइव पे चला जाऊँ या चली जाऊँ ना, तो उन्हें वो अ, अपने आप में ना एक ऊर्जा आती है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं या ऐसी जगह जॉब करते हैं कि जहाँ पे इनको एवरी टाइम ना थोड़ा दूर जाके काम करना पड़े, एवरी टाइम ट्रैवल करना ही पड़े। अब 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में आके बैठ जाता है तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 4th हाउस है और वैसे ये 12th हाउस से 5th हाउस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर बेनिफिक इफ़ेक्ट होते हैं
यानी यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं, तो वो इनके पास ना लग्ज़री दे देते हैं। उनके पास कन्वेंस अच्छा होता है, उनके पास घर अच्छा होता है, पर फिर भी यहाँ बैठा हुआ 12th हाउस का लॉर्ड मानसिक शांति छीन लेता है। ऐसे लोगों का जो खर्च होता है, उनकी एनर्जी का जो खर्च होता है ना, वो जनरली घर की चीज़ों में ही हो जाता है। या तो घर को सजाने में ही हो जाता है, या आप रेंट के घर में रहते हैं, आप अपने घर को बनाने में पूरा वक़्त सोचते हैं कि मैं अपना घर बनाऊँ, उसी में ही आपकी एनर्जी और पैसा निकल जाता है। यानी आपका पूरा टाइम ये रहता है, आपके दिमाग में एक चीज़ ये चलती रहती है सबकॉन्शियसली कि यार मेरे पास अपना घर होना चाहिए और अच्छा घर होना चाहिए, और उसमें ना सब तरीके की सुख-सुविधाएँ होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें, इस घर को ना हम मदर से रिलेटेड भी देखते हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में मदर से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ हो, या उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो आपके बचपन में, और कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ना उनसे रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपके दिमाग में ना चीज़ें चलती ही रहती हो। यानी आप उनके लिए ना हमेशा वरी रहते हो। तो यहाँ पे जो भी लॉर्ड 12th हाउस का होके बैठेगा, वो मदर से रिलेटेड इवेंट ज़रूर निकालता है, या तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड इवेंट ज़रूर देता है। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया 5th हाउस में। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 5th हाउस है, और अपने से ये 6th बैठ गया। तो जनरली इस पोजीशन में देखा जाता है कि प्रोजनी में ना दिक्कत होती है, यानी कंसीव करने में दिक्कत होती है। और अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो उनको लेके ना एक अनहैप्पीनेस रहती है। उनके करियर को लेके, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वो आपके जीवन में ना उनसे लेके आपको चिंताएँ बनी ही रहती हैं। तो आपका जितना भी खर्च हो रहा होगा मोस्टली, और जितनी भी आपकी एनर्जी लगती होगी ना, जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो अपने बच्चों से रिलेटेड इवेंट्स में हो जाती होगी। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, क्योंकि मोक्ष हाउस का जो प्लैनेट है ना, वो धर्म में आके बैठ गया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा वगैरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इनके लिए जो इनका सपोर्ट सिस्टम रहता है ना, वो इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिनमें जाकर इनको ना थोड़ी शांति मिलती है। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया है 6th हाउस में, अपने से 7th हाउस में। तो अगर ये बेनिफिक है, वैसे भी एक ये राजयोग बनाता है, वैसे अगर ये बेनिफिक है तो जनरली यहाँ पे ये देखा गया है कि ऐसे लोग ना बड़े खुश मिजाज होते हैं। शुरुआत में इनकी लाइफ में अर्ली मिड 30s तक हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल हो, पर बाद में ना उनकी वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। उन्हें लाइफ के साथ मैनेज करना आ जाता है, और खुश कैसे रहना है वो उन्हें समझ आ जाता है। तो उन्हें हर तरीके से ना लाइफ से कैसे पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करनी है वो समझ आ जाता है। तो आफ्टर 30 कह लीजिए, 35 कह लीजिए ना, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और अगर ये मैलेफिक है ना, तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। लिटिगेशंस, कानूनी मुकदमों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये लोग ना किसी लड़ाई झगड़े में ना हर रोज़ पड़ ही जाते हैं। इनकी डेली लाइफ ऐसे होती है जैसे ये युद्ध के मैदान में बैठे हैं। पर अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट की युति है, या बेनिफिक प्लैनेट ही बैठ गया है, तो ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाता है। तो अगर बेनिफिक होंगे ना, तो इन्हें पता होगा कि कब अपनी फ़ाइट उठानी है और कब आपको बैक डाउन करना है। तो यहाँ पे ये हेल्थ रिलेटेड इशू दोनों तरीके से देता है, चाहे वो बेनिफिक हो, चाहे वो मैलेफिक हो। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया है 7th हाउस में, अपने से 8th हाउस में। तो यहाँ पे जनरली देखा गया है कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। या तो वाइफ के ऊपर बहुत खर्चे होते हैं, यहाँ पे सेपरेशन भी दिखाई देती है, या शादी हो ही नहीं पाती, या आप ये देख सकते हैं कि आपका स्पाउस किसी दूसरे कल्चर का हो। आपका जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना, पैसे से लेके, एनर्जी से लेके, वो आपके लाइफ पार्टनर पर होगा। और अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, और अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो आपकी एनर्जी ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी, पैसा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। इस पोजीशन में ना हेल्थ भी ख़राब दिखाई देती है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई देते हैं, प्रॉपर्टी से लेके इश्यूज़ दिखाई देते हैं, इनफैक्ट लर्निंग से लेके भी, कि आपको लर्निंग एबिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप इस तरह से आपका सोच है कि आप दूसरों से ना लर्न नहीं कर सकते,
इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया 8th हाउस में, अपने से 9th हाउस में। तो जनरली देखा गया है कि इन लोगों के पास ना पैसे की कमी नहीं होती, इनके पास नौकर चाकर हर तरह की सुविधा होती है। तो आप तो बोलेंगे तो बहुत अच्छा है कि अगर वो 8th हाउस में आके बैठ जाए। तो यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बनाता है, इसीलिए आपके पास में मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब होंगी जो इस जीवन में सबको चाहिए, और जो नहीं होगा ना, वो मन की शांति नहीं होगी। और वो तब तक नहीं होगी कि जब तक आप किसी रिसर्च वर्क से ना जुड़ जाएं। या तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाइए, या आप किसी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों में चले जाइए, या आपका कोई जॉब प्रोफाइल ही ऐसा हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना रिसर्च करनी हो, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें जाननी हो, तब जाके ना ये राजयोग काम आने लगता है। अदरवाइज़ ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देता है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। पर ऐसे पोजीशन वाले लोगों के ना ऑटोमेटिकली रुझान अकल्ट साइंस में ज़रूर होता है। वो उससे रिलेटेड या तो एस्ट्रोलॉजी में होंगे, टैरो में होंगे, या वो स्क्रिप्चर रीडिंग में होंगे, वो किसी तरह की फ़िलॉसफी में होंगे। तो ये उनका ना लाइफ सेविंग है, क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उस कमी को बैलेंस रखने के लिए इन्हें अध्यात्म की जर्नी करनी ही पड़ेगी। इन्हें अपने जीवन में ना लर्निंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने से 12th हाउस ये 9th हाउस में है, जो फ़िलॉसफी को बताता है। तो ऐसे लोगों का ना लाइफ में छुपे हुए रहस्यों को जानने में ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। इस पोजीशन में अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आते हैं, तो जो सुपरफिशियल लेवल में दिखाई दे रही है बीमारी, वो ना होके ये 100% ना किसी और चीज़ से कनेक्टेड होती है, जिसको ढूँढने में टाइम लग जाता है। यानी अगर आपको बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर तो आपको बुखार की दवाई देगा, पर वो बुखार क्यों आ रहा है वो उसे समझ नहीं आएगा। तो उसके पीछे का जो कॉज़ होगा ना, उसे निकालने में, उसे ढूँढने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे में जब आप लोगों का अगर इस तरह की पोजीशन है, तो जनरली आप लोगों को ना एक डॉक्टर नहीं, एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए, और एक ऑल्टरनेट मेडिसिन साथ में ज़रूर रखें। यानी अगर आप एलोपैथ पे रहते हैं तो साथ में होम्योपैथ भी कर सकते हैं और आयुर्वेदा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया 9th हाउस में, अपने से 10th हाउस में। तो ये जो दोनों ही भाव है ना, ये बाहर के देशों से जुड़े हुए हैं। तो जिनकी ये पोजीशन है ना, मोस्टली ये लोग बाहर विदेशों में जाके सेटल होते हैं, उनका काम फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होता है। अगर ये बाहर नहीं गए हुए हैं, बाहर किसी कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, इनका काम किसी बाहर की कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, तो जनरली यहाँ पे ना इन्हें वो जेल योग जैसा फीलिंग आती है कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो उस जेल योग से बचने के लिए इन्हें ना जहाँ ये पैदा हुए हैं, उस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करना ही उपाय दिखाई देता है। इस पोजीशन में फादर से रिलेटेड इवेंट्स दिखाई देते हैं। या तो आप फादर से दूर रहते हैं, या उनके साथ आपके विचार नहीं मिलते, या अर्ली एज में ही फादर की डेथ भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जनरली ये है कि ये लोग बाहर दूसरे कल्चर में रह के ना ज़्यादा खुश रहते हैं। इनकी अध्यात्म की जर्नी उतनी नहीं होती, पर ये लोग लाइफ की फ़िलॉसफी में इंटरेस्टेड होते हैं। हेल्थ वाइज 12th हाउस है, तो कोई ना कोई फादर से रिलेटेड हेल्थ का इश्यू ज़रूर देता है। तो आपके खर्चे हो सकता है फादर की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो एनर्जी है ना, उन्हीं से रिलेटेड इश्यूज़ में बनी रहती हो। इस पोजीशन में ना हम ये भी देख सकते हैं। वैसे तो ये पोजीशन ना पैसे के लिए और बाहर सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी है। अब 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया है 10th हाउस में, अपने से 11th हाउस में। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपका जो पैसे का खर्चा है, या आपके सबकॉन्शियसली एनर्जी जो खर्च हो रही है, वो समाज में अपनी छवि के लिए बनाने में खर्च हो रही है, कि समाज में लोग आपको कैसे देखते हैं, समाज से आप कैसे गेन कर सकते हैं। आपका ये जो पूरा वक्त दिमाग में चलता रहता होगा ना सबकॉन्शियसली, वो ये चलता रहता होगा कि मैं कैसे किसी बड़े ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाऊं, या उनके साथ काम करने लगूं, सो दैट कि मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाए।
यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इन्हें जो चाहिए होता है ना उसके पीछे ये तन, मन, धन तीनों से लग जाते हैं। ऐसे लोग जनरली ना बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं, क्योंकि ये खुद हार्ड वर्किंग होते हैं तो ये दूसरों को भी चाहते हैं कि वो इसी तरह काम करें जैसे वो करते हैं। पर जनरली जो इनके अंडर काम कर रहे होते हैं या इनके परिवार वाले होते हैं जिनके साथ ये काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह के अगर नहीं होते या या इस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं करते इनको, तो इनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरना शुरू हो जाता है। इस पोजीशन में ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग ना प्रोफेशन से रिलेटेड जर्नी बहुत करते हैं। इन लोगों का मोस्टली अगर देखा जाए कि जो पैसे का व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो अभी मैंने बताया कि इनके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए या समाज में कुछ करने के लिए या अपने प्रोफेशन में गेन पाने के लिए होता है। प्लस इनका जो खर्च होता है ना अपने पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, उनसे पेरेंट्स से रिलेटेड भी इवेंट्स इसमें इनके इस पोजीशन में दिखाई देते हैं। तो इनको सबकॉन्शियसली अपनी एनर्जी भी ना अपने पेरेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगानी पड़ती हो या उनसे रिलेटेड खर्चे बहुत आते हैं। तो इस पोजीशन में ना हम ये भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया है 11th हाउस में, अपने से 12th हाउस में। तो मैं ना इस पोजीशन को थोड़ा ठीक ही समझती हूँ। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का घर है, हमारे पाप कर्मों का घर है, मेंटल स्ट्रेस का घर है। अब वो अपने से ही 12th हाउस में बैठ गया। तो अपने से 12th हाउस में बैठने का मतलब है कि जो चीज़ें 12th हाउस की हैं, अब उनका खर्च हो रहा है, उनको एक्सपेंडिचर की तरह ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों से ना थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो अपने से ही 12th आके बैठ गया है। ये लोग अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं, पर इन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने प्रॉफिट के लिए। ये 11th हाउस है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 11th हाउस भी है, तो बड़े बहन भाइयों से लेके कुछ इवेंट रहते होंगे, या आपका खर्चा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता होगा, या वो आपके धन को बहुत ज़्यादा खर्च करते होंगे। अभी मैंने बताया ना कि ये 12th हाउस के कारकों का व्यय करा देता है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से इन्हें दूर कर देता है। यहाँ पे ये लोग ना प्रोफेशनली बहुत बड़ा करना चाहते हो, हमेशा इनके अंदर ना सबकॉन्शियसली वही चलता रहता हो कि मुझे बहुत ज़्यादा अचीव करना है। तो आप इसमें ना ये भी देख सकते हैं। अब 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही बैठ गया है, तो ये पोजीशन ना अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस पोजीशन में आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उसके बावजूद भी ना आप वो उसमें खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको लगेगा कुछ कमी रह गई है। तो इस पोजीशन में ना आपके जो खर्चे होंगे, आपकी जो सबकॉन्शियसली एनर्जी खर्च होगी, वो जनरली होगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर। आपकी होगी आपके खुद के रिट्रीट्स के ऊपर, सोलो ट्रैवलिंग के ऊपर, खुद को जानने की जर्नी के ऊपर, और अगर ये सब चीज़ों पे नहीं हो रही तो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर जनरली अभी रिसेंटली किसी का कमेंट आया था कि उनके 12th हाउस में ना बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उनके पास मतलब कोई सुख नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अध्यात्म खाना नहीं देता। तो मैं कहूँगी कि ऐसे लोग ना बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, अगर आपकी उस तरह की पढ़ाई हो रखी है। ये लोग हीलर बन सकते हैं, और आजकल तो इन चीज़ों से भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके 3-4 प्लैनेट जो भी उस 12th हाउस में आके बैठ गए हैं, वो जिस जिस भाव के प्लैनेट उसमें बैठे हैं ना, उससे रिलेटेड इवेंट्स को भी लेके आता है, उससे रिलेटेड दुखों को भी लेके आता है, तो ये उसमें ऐड ऑन हो जाता है। पर यहाँ पे आपके लिए अगर आपका 12th हाउस में ही है, तो बहुत अच्छा जो आपके लिए उपाय है ना, वो यही है कि आप शारीरिक कर्म जो करना चाहते हैं वो करिए, पर आत्मिक कर्म ना आपका स्पिरिचुअलिटी ही होना चाहिए। यहाँ पे ये लोग विदेशों में रह के भी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, रेकी हीलर बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप आज की डेट में कोई भी हीलिंग का फील्ड ले लीजिए, आप उसको ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में नहीं है, अभी मैंने कहा, तब ये आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ डालता है। और अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आप हो सकता है किसी मेडिकल फील्ड में हो,
उससे लोगों को हील करते हो। आप किसी रिट्रीट में काम कर सकते हैं, आप किसी आश्रम में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अध्यात्म के। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी हो गए। अध्यात्म का मतलब ये है कि आप खुद से जुड़ गए, अपनी आत्मा से जुड़ गए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो 12th हाउस के ऊपर। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को इतना लाइक कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे ना अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। इसी तरह ना आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह ना आप मेरी इस सोल यात्रा में बने रहिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ना आपको दक्षिणा ज़रूर देनी पड़ती है। तो दक्षिणा के रूप में ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।